Hello friends, I am Dr. Rashmi. Welcome you to my YouTube channel We Are Study with Target. आज से हम एक नया सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं दैट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जो मेरी प्रीवियस वीडियो आई थी उसके अंदर हमने कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर का जो है वो एक टॉपिक कवर किया था दैट इज़ बाइनरी कोडिंग। तो हम आने वाली वीडियो के अंदर दोनों ही सब्जेक्ट को कवर करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी और कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का भी। तो जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वो है हमारा SDLC दैट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है इस टॉपिक के अंदर या किसी को भी कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है अकॉर्डिंग टू IEEE और अकॉर्डिंग टू बोहेम। अकॉर्डिंग टू IEEE 1991 में ये डेफिनेशन दी थी, उसके अकॉर्डिंग जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारा एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन और क्वांटिफाइबल अप्रोच है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, ऑपरेशंस कर सकते हैं एंड मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो सिंपल वे में कहें कि हमारी एक सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन अप्रोच जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को क्या कर पा रहे हैं, डेवलप कर पा रहे हैं, मेंटेन कर पा रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज़ कॉल्ड योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बोहेम के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज है, किसमें डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। या आप कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है साइंटिफिक नॉलेज की जिसके थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को। तो ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू IEEE एंड बोहेम। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ SDLC। व्हाट इज़ SDLC? दैट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि SDLC क्या है तो SDLC की फुल फॉर्म होती है दैट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बेसिकली ये एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी क्वालिटी सॉफ्टवेयर को क्या कर पा रहे हैं, डिज़ाइन, डेवलप एंड टेस्ट कर पा रहे हैं सो दैट हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट बन सके। तो उसके लिए हम एक जो प्रोसेस बनाते हैं पूरा, वो क्या कहलाता है आपका, दैट इज़ कॉल्ड योर SDLC दैट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसको हम एक नाम से और बुलाते हैं दैट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, गुड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एक अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और वी कैन से इट इज़ कॉल्ड योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मेन एम क्या होता है, टू डेवलप अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना जिसकी क्वालिटी हाई हो। अब वो कैसे होगी, जब वो मीट करेगा किसकी, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन। ऑब्वियस सी बात है, जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करें तो दैट मीन्स दैट इज़ अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। तो SDLC का मेन एम क्या होता है, दैट टू मीट और एक्सीड द कस्टमर, या तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसे मीट करे या उसे एक्सीड करे, मतलब उसको और ज़्यादा उसमें हम फंक्शंस ऐड करें, या रीच कंप्लीशन विद इन द टाइम। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो विद इन टाइम बनना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट जो हमने एस्टिमेट किया उसके अंदर बनना चाहिए। तो वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा, आपका हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। और इस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को बनाने का एम किसका होता है, किसके थ्रू हम इस पूरे प्रोसेस को बनाते हैं, दैट इज़ SDLC दैट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हम ये भी कह सकते हैं कि SDLC हमारा एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं, जिसका मेन काम क्या होता है, फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस हम उसके थ्रू किसी भी एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाते हैं। तो SDLC इज़ बेसिकली वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम डिज़ाइन डेवलप कर पा रहे हैं हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट the main aim of the life cycle define a methodology that improve the quality of the software and the overall development process। तो मेन एम जो है अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, एक हाई क्वालिटी को सॉफ्टवेयर को डेवलप करना और हमारा एक प्रोसेस, एक मेथोलॉजी को इम्प्रूव करना सो दैट हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो विद इन टाइम हमारा डेवलप हो सके। तो इसको करने के लिए जो हमारे पास SDLC के अंदर अलग अलग फेजेस डेवलप किए गए हैं, अलग अलग स्टेप्स डेवलप किए गए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड SDLC फेजेस या SDLC स्टेप्स आप कह सकते हो। ठीक है, तो वो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से, सबसे पहला फेज़ हमारा क्या होता है, दैट इज़ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फर्स्ट फेज़। फिर सेकंड हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ प्लानिंग। नेक्स्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग। नेक्स्ट क्या होता है, डेवलपमेंट और कोडिंग। नेक्स्ट
टेस्टिंग, नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट, और लास्ट वन क्या होता है आपका, दैट इज़ मेंटेनेंस. सो दीज आर द स्टेप्स दैट SDLC फॉलो सो दैट दे कैन डेवलप द हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर. तो हमारा एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप हो सके, तो ये सारे स्टेप्स होते हैं दैट जो भी हमारा SDLC वो उसे फॉलो करता है. तो हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज़ कॉल्ड योर रिक्वायरमेंट एनालिसिस. तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मेन काम क्या होता है कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, यूज़र की एक्सपेक्टेशन को जान सके कि एक्चुअल में वो जो नया सॉफ्टवेयर बनवाने वाला है, जो न्यू सॉफ्टवेयर वो डेवलप कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो क्या क्या चीज़ें उससे करना चाहता है, क्या वर्क करना चाहता है. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ रिक्वायरमेंट एनालिसिस. इसको हम और क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. रिक्वायरमेंट नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपेक्टेशन जानना, ये पूछना कि यूज़र एक्चुअल में वो सॉफ्टवेयर किस पर्पज़ के लिए बना रहा है. तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग यूज़र एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द न्यू सॉफ्टवेयर बीइंग बिल्ट और मॉडिफाई. हम कोई नया सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं या अपने पुराने सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो यूज़र की क्या एक्सपेक्टेशन है, वो एक्चुअल में क्या बनवाना चाहता है, ये मेन पर्पस होता है फर्स्ट फेज़ का, दैट इज़ रिक्वायरमेंट एनालिसिस. इन दिस फेज फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. पहले तो अगर हम इस फेज़ में हम किसी की रिक्वायरमेंट को समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में वो पर्सन किस पर्पज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनवा रहा है या उसने जो मॉडिफिकेशन करवानी है वो किस पर्पज़ के लिए, तो सबसे पहले हमारा मेन पर्पज़ क्या होगा, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. हम सबसे पहले प्रॉब्लम को समझेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या. इफ़ वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली द बेटर वी कैन आइडेंटिफाई अल्टरनेट सॉल्यूशन, देयर कॉस्ट एंड देयर पोटेंशियल बेनिफिट टू द यूज़र. और अगर हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है तो हम उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे, अल्टरनेट सॉल्यूशंस भी निकालेंगे, उसका कॉस्ट फाइंड करेंगे और उसका बेनिफिट फाइंड करेंगे, जो किसके लिए होगा, यूज़र्स के लिए होगा. तो ये मेन पर्पस होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का. रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर मेन जो मैंने अभी बताया आपका कि मेन पर्पस क्या है, टू अंडरस्टैंड द यूज़र एक्सपेक्टेशन, कि वो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में या उसको मॉडिफाई करवाने में. तो द एम ऑफ दिस फेज इज़ टू identify what should be done by the software and not how. ठीक है, the activity of this phase is to identify the following requirement of the software to be developed. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट को समझते हैं, यूज़र की एक्सपेक्टेशन. तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट को समझेंगे, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट. फंक्शनल मतलब वो क्या क्या काम करेगा, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स, रिसोर्स रिक्वायरमेंट, quality requirement and performance requirement. These are the requirements that we can identify in the requirement analysis phase. ये सारी requirements हैं. requirement मतलब expectations हैं जो वो चाहता है और हम क्या क्या किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीज़ें हम कौन से फेज़ के अंदर एक्सप्लेन करते हैं. दैट कैन बी आइडेंटिफाई इन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज विच इज़ ऑल्सो नोन एज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. नेक्स्ट, अब इस फेज़ का जो मेन जो आप कह सकते हो कि आउटपुट होता है वो क्या होता है आपका, रिक्वायरमेंट जो हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट. जब ये फेज़ कंप्लीट होता है तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बनकर आता है एंड दैट डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड योर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, SRS. SRS वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमारी सारी की सारी जो भी हमने एक्सपेक्टेशंस रिक्वायरमेंट्स जानी हैं वो सारी हम इसके अंदर लिखते हैं, डिफ़ाइन करते हैं. हमारी प्रॉब्लम क्या थी वो डिफ़ाइन करते हैं, उस प्रॉब्लम की क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर नोट डाउन करते हैं. दैट डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड योर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. द SRS डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रिसाइज, कंसिस्टेंट एंड कंप्लीट. हमारा जो SRS डॉक्यूमेंट है वो प्रिसाइज होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए. एंड SRS डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन फॉलोइंग डिटेल. अब इसके अंदर वो सारी डिटेल होनी चाहिए जो हमने अभी आइडेंटिफाई की थी, दैट इज़ कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, देन उसके सॉल्यूशंस क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या होगा, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, रूल्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर वो क्या क्या है. तो ये सारी चीज़ें हमारी किस के अंदर मेंशन होती है, दैट कैन बी मेंशन इन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जिसको हम SRS कहते हैं. ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर होगी और ये तब बनेगा जब हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ कंप्लीट होगा. नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ के बाद जो हमारे पास मेन एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अंदर हम वो करते हैं. पहली क्या होती है आपकी, दैट इज़ रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जिसको हम कहते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हर कस्टमर के साथ डिस्कस करेंगे और पूछेंगे उनसे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट, एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट हमारे पास आई है हम उसको एनालाइज करेंगे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारी क्या कौन सी कंप्लीट है, किस में कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, क्या क्या इश्यूज़ हैं, वो सारे हमारे किसके अंदर होता है,
एनालिसिस रिक्वायरमेंट, देन रिक्वायरमेंट मॉडलिंग, उसके बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट हमें समझ आई है उसको एक लैंग्वेज के अंदर प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन करना सो दैट एसआरएस को हम क्रिएट कर सकें। एंड उसके बाद जो टीम मेंबर्स हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं सो दैट हमारी क्या क्या जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको समझें और उसको फिर अलग वे में आइडेंटिफाई करें। तो ये सारी क्या है, दीज आर द 4 एक्टिविटी दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है किसके अंदर, एसडीएलसी के अंदर, दैट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो सेकेंड फेज आता है दैट इज प्लानिंग। अब द पर्पस ऑफ दिस फेज मेनली क्या होता है कि स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन। जो हमने वहाँ पर सिर्फ समझा था उसको आइडेंटिफाई करना, रिसोर्सेज, कॉस्ट, टाइम एंड अदर एस्पेक्ट शुड बी कंसीडर है। यहाँ पर हम सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है एक्चुअल में बन भी सकता है या नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल क्या कॉस्ट होगी उसकी, विद इन द टाइम, कितने टाइम पीरियड में वो कंप्लीट होगा, ये सारी चीज़ें हम कंसीडर करेंगे इन द फेज ऑफ प्लानिंग। The planning phase of SDLC is also when the project plan is developed that identify, prioritize and assign the task and resources required to build the structure for the प्रोजेक्ट। तो आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए, जो भी हमारी प्रायरिटीज़ हैं, जो भी हमारे टास्क हैं, जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं इन द फेज ऑफ प्लानिंग। ठीक है, विद दिस सेड दैट सेड दिस स्टेप क्यूमुलेट इन द डिटेल प्रोजेक्ट प्लान। मतलब जो भी हमारा प्रोजेक्ट प्लान है उसको डिटेल वे में डिफाइन करने का के लिए हम कौन से वाला स्टेप फॉलो करते हैं, वी कैन फॉलो द प्लानिंग फेज। तो फर्स्ट हमारा था रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सेकेंड फेज क्या था, प्लानिंग। थर्ड हमारा आता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फेज क्या होता है आपका, द मेन एम ऑफ दिस फेज इज़ टू प्लान अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम दैट कैन बी स्पेसिफाइड इन द एसआरएस। जो हमारे एसआरएस के अंदर हमने जो प्रॉब्लम बताई थी उसका जो सॉल्यूशन है उसको एक डिज़ाइनिंग, एक प्लान वे में हमें डिफ़ाइन करना किसका काम होता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का। तो इसके अंदर हमारे पास अलग अलग डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला होता है आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हम बेसिकली फोकस करते हैं कि हमारा जो हम एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से सब पार्ट्स या कंपोनेंट्स बनेंगे और वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने एक बड़ा सॉफ्टवेयर, आप अगर हम बात करें, एक सिंपल मैं अगर आपको एग्जांपल बताती हूँ कि हमारे पास अगर हम बात करें एमएस ऑफिस की, तो एमएस ऑफिस क्या है, एक बड़ा सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है, अगर हम उसके अंदर पार्ट्स बात करें तो एमएस ऑफिस के अंदर हमारे पास एमएस वर्ड होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है, एमएस एक्सेल होता है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस बिग सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है, कंपोनेंट्स हैं इसके। आप या आप कह सकते हो कि ईआरपी की अगर हम बात करें तो ईआरपी एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसके मॉड्यूल्स अलग अलग होते हैं। एचआर का मॉड्यूल होता है, फाइनेंस का मॉड्यूल होता है। तो दीज आर द मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स क्या हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं। तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो होता है ना वो बेसिकली फोकस करता है किसके ऊपर, कि हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स बनेंगे, कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं, मेजर पार्ट्स बनेंगे और वो पार्ट्स किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, ये हम किसके अंदर डिफाइन करते हैं, दैट कैन बी डिफाइन इन द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। इसके बाद आता है लॉजिकल डिज़ाइन। अब हमने जो वो सब सिस्टम बनाए थे, दैट सब सिस्टम आइडेंटिफाई द मॉड्यूल दैट शुड बी बिल्ड फॉर डेवलपिंग द सिस्टम एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉड्यूल। अब उस सब सिस्टम के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स बनेंगे और उसको कैसे डेवलप किया जाएगा, ये कौन बताएगा आपका, दैट कैन बी आइडेंटिफाई विद द लॉजिकल डिज़ाइन और हाई लेवल डिज़ाइन। इसके बाद डिटेल डिज़ाइन आता है कि जो मॉड्यूल्स हमने बताए हैं उन मॉड्यूल्स के अंदर एक्चुअल में वर्किंग कैसे होगी, वो कैसे काम करेगा, ये कौन से वाले के अंदर हम डिफाइन करेंगे, दैट कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ detailed design. This focus is on designing the logic for the each of the module and hence the purpose of designing phase to plan a solution of the press problem specified by the SRS document. तो जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उसकी डिटेल वे में कि एक्चुअल में वो काम कैसे करेगा। अभी तक हम बात कर रहे थे एक बिग सॉफ्टवेयर की, फिर हमने बात की उस बिग सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे पार्ट्स की, फिर उस पार्ट्स के अंदर भी हमने मॉड्यूल्स की बात की। अब मॉड्यूल्स के अंदर भी जो हम मॉड्यूल्स बनाएंगे उसके अंदर जो एक्चुअल में कोडिंग होने वाली है वो हम किसके अंदर बात करेंगे, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द डिटेल डिज़ाइन। तो ये हमारा क्या था, दैट इज़ द बेसिकली मेन पर्पस ऑफ डिज़ाइनिंग टू प्लान द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। हमें जो हमारी सोल्यूशन है प्रॉब्लम का वो फाइंड करना, उसको एक डिज़ाइनिंग वे में एक्सप्लेन करना, वो हमारा काम किसका होता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग फेज। तो फर्स्ट हमारा था रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सेकेंड था प्लानिंग, थर्ड है हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है डेवलपमेंट एंड कोडिंग। डेवलपमेंट एंड कोडिंग क्या होता है आपका, एक्चुअल में ये जो हमारी डिज़ाइनिंग हमने करी थी उसको एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफ़ाइन करने का काम किसका, कौन से फेज़ का होता है, दैट इज़ डेवलपमेंट एंड कोडिंग। जो हमारा गोल है इस फेज़ का वो क्या होता है, ट्रांसलेट करना डिज़ाइन को, ठीक है,
जो हमारा डिज़ाइनिंग हमने करी थी उसको एक्चुअल कोड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना, ये काम किसका होता है? आपका डेवलपमेंट एंड कोडिंग फेज़ का। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि जो हमने बेस्ट डिज़ाइन बनाया था उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकें, बेस्ट कोडिंग कर सकें, सो दैट ईजी टू राइट हो, ईजी टू अंडरस्टैंड हो। कल को अगर कोई और पर्सन हमारे सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना चाहे तो हमारी जो कोडिंग है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो ईजीली अंडरस्टैंडेबल हो और रीडेबल हो, सो दैट कोई दूसरा यूज़र भी उसको ईजिली सिंपली समझ पाए। तो ये मेन पर्पस होता है हमारा किसका, डेवलपमेंट एंड कोडिंग का। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ आता है आपका, दैट इज़ टेस्टिंग। तो अगर हमने सबसे पहले रिक्वायरमेंट जान ली, दैन हमने प्लानिंग कर ली, फिर हमने डिज़ाइनिंग कर ली है, दैन हमने उसको डेवलप और उसकी कोडिंग कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सब कुछ करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें से एरर फाइंड करना, सो दैट हमारी टेस्टिंग परफॉर्म करना, ताकि हम उसमें से जितने भी एरर्स हैं उन सबको रिमूव कर सकें। तो टेस्टिंग क्या होती है? टेस्टिंग इज़ अ मेजर क्वालिटी कंट्रोल, बेसिकली कह सकते हैं आपका क्वालिटी कंट्रोल मेजर होता है, जिसका मेन काम क्या होता है? टू डिटेक्ट द एरर। कोई भी टेस्टिंग सक्सेसफुल तब होगी जब वो एरर्स को फाइंड कर पाएगी। तो द गोल ऑफ द टेस्टिंग इज़ टू अनकवर रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन एंड कोडिंग एरर इन द प्रोग्राम। टेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि हमारी कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हमने कवर नहीं की है, कौन सी डिज़ाइनिंग में लूप होल्स रह गए हैं, क्या हमारी कोडिंग के अंदर एरर है, वो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं इन द टेस्टिंग फेज़। तो टेस्टिंग को हमने बहुत अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी टेस्टिंग कौन कौन से टाइप्स की होती है। यहाँ पर सिंपल वे में लिखें, इन टेस्टिंग सबसे पहले हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं। यूनिट टेस्टिंग का मतलब हम छोटे छोटे पार्ट्स को टेस्ट करेंगे, फिर हम उन पार्ट्स को कंबाइन करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे। तो इस जो हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को चेक करें, मॉड्यूल्स बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को चेक करें, तो दैट इज़ योर यूनिट टेस्टिंग। जब हम उन मॉड्यूल्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड योर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो जब हम मॉड्यूल को कंबाइन करते हैं, बिग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो कई नई एरर्स होती हैं जो कवर होती हैं, जो हमें पता चलती हैं। तो ये हमारा मेन पर्पस होता है टेस्टिंग का, टू फाइंड द एरर। इंटीग्रेशन के बाद हम उसके बाद और हाई लेवल पे जाते हैं। हमारे पास टेस्टिंग दो टाइप की भी होती है, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर वैलिडेशन टेस्टिंग का मेन काम क्या होता है? रिक्वायरमेंट को चेक करना कि जो हमारे सॉफ्टवेयर, जो हमें एसआरएस के अंदर जो हमारा पहला डॉक्यूमेंट बनकर आया था रिक्वायरमेंट के अंदर, कि उसके अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर बना है या नहीं बना है, उसको चेक करना, वैलिडेट करना, और उसके बाद फाइनली हमारे सिस्टम, ओवरऑल सिस्टम को चेक करना। ये काम किसका होता है? आपका टेस्टिंग फेज़ का, सो दैट हम पूरे सॉफ्टवेयर को चेक कर पाएँ एज अ होल कि हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये मेन पर्पस होता है टेस्टिंग का। और टेस्टिंग जो है वो सक्सेसफुल तभी होगी जब हम क्या फाइंड कर पाएंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर, अपनी कोडिंग के अंदर, वी कैन फाइंड द एरर्स। ठीक है, नेक्स्ट टेस्टिंग के बाद आता है डिप्लॉयमेंट। कई जगह पर डिप्लॉयमेंट लिखा होता है, कई जगह पर इसमें लिखा होगा इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कई जगह पर हमारा डिप्लॉयमेंट लिखा होता है, कई जगह पर इम्प्लीमेंटेशन लिखा होता है। तो अगर हमारा सॉफ्टवेयर बन गया है, सॉफ्टवेयर यूज़ होने के लिए रेडी हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? अब वो सॉफ्टवेयर जो है हमारा जो बन चुका है उसको हम यूज़र को देंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन की, आप कह सकते हो जिस यूज़र के लिए आपने बनाया है या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने बनाया है, या अगर आपने एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर बनाया है जो आपने मार्केट के लिए बनाया है, तो आप उस सॉफ्टवेयर को आप उस पर्सन को दे दोगे, उस मार्केट को दे दोगे, सो दैट वो उसको यूज़ करें। तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड योर डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन। या आप कह सकते हो जैसे अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को लाकर अपने कंप्यूटर के अंदर उसको इंस्टॉल करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड योर डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन। तो वंस द प्रोडक्ट इज़ टेस्टेड, रेडी टू डिप्लॉयमेंट, हम उसको क्या करेंगे? डिप्लॉय करेंगे। समटाइम प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट हैपन इन द स्टेज एज पर एज बिजनेस रिक्वायरमेंट। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन को डिटेल में पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग तरीके से होती है। इम्प्लीमेंटेशन ऐसा नहीं है कि कोई नया सॉफ्टवेयर आया तो पूरा का पूरा पुराना सॉफ्टवेयर हटा के नया सॉफ्टवेयर यूज़ करने लगोगे। ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी वाली टेक्निक यूज़ करेगा। तो ये बहुत डिटेल में हमारे पास आता है। ठीक है, द प्रोडक्ट मस्ट फर्स्ट बी रिलीज इन द लिमिटेड सेगमेंट एंड देन टेस्टेड in the real business environment. Then based on the feedback, the product may be released as its own and suggested enhancement in the target market. तो
ऐसा नहीं है कि डिप्लॉयमेंट डायरेक्टली हो जाती है। कई जगह पर हम डिप्लॉयमेंट थोड़े लेवल पे करते हैं, देन फिर वो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या फीडबैक आ रहा है, फिर फीडबैक के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमें उसको टारगेट करना है नहीं करना है। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं डिप्लॉयमेंट के और इम्प्लीमेंटेशन के। ये अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं। तो डिप्लॉयमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है कि जिनके लिए हमने वो सॉफ्टवेयर बनाया है हम उनको वो सॉफ्टवेयर देंगे सो दैट दे कैन यूज़ दैट सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड द फीडबैक। उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा आता है, दैट इज़ अ मेंटेनेंस। हमारा जो है वंस हमारा सिस्टम पास हो गया है और ओवरऑल सारी चीज़ें हो गई हैं, हमने डिलीवर भी कर दिया है कस्टमर को। अब हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि डिलीवरी के बाद हम क्या करें, उसके अंदर मेंटेनेंस करें। मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर आपने एक सॉफ्टवेयर को बनाने में 4 मंथ लगाए हैं तो उसकी जो मेंटेनेंस होगी वो आपको 6 मंथ, या आप कह सकते हो कि 70%, अगर हम नॉर्मल वे में कहें तो 70% हमारा जो है वो मेंटेनेंस फेस यूज़ होता है किसी भी SDLC के अंदर। तो मेंटेनेंस इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटी दैट आर परफॉर्म्ड आफ्टर द सिस्टम इज़ डिलीवर्ड टू द कस्टमर। मेंटेनेंस कंसिस्टिंग ऑफ करेक्टिंग एनी रिमेनिंग एरर्स इन द सिस्टम, जो भी हमारी हैं उस एरर्स को फाइंड करना। और इसका जो आउटपुट होता है मेंटेनेंस का, वो क्या होगा, फाइनल एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट या इंस्टॉलेशन रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन मेड। तो दीज आर द बेसिकली लास्ट फेज़, दैट इज़ अ मेंटेनेंस फेज़। तो हमारे पास बेसिकली जो हमारी SDLC होते हैं उसके जो नॉर्मल फेजेस हैं वो हमारे होते हैं कौन कौन से, दैट इज़ रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस जिसको हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसके बाद हमारा एक डॉक्यूमेंट बनकर आता है, दैट इज़ SRS। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग हमारा फेज़ होता है, फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग आता है, देन डिज़ाइनिंग के बाद हम कोडिंग करते हैं या डेवलपमेंट करते हैं, देन टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद हम उसको डिप्लॉय या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लास्ट फेज़ हमारा होता है मेंटेनेंस। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम ये सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं एंड देन आवर सॉफ्टवेयर कैन बी क्रिएटेड, जो हमारा एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनकर आता है। अब इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हमारे पास अलग अलग मॉडल्स बनाए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट हमने क्या करा, अलग अलग मॉडल्स डेवलप किए हैं, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, दैट इज़ SDLC मॉडल्स। SDLC मॉडल्स हमारे जो हैं वो मॉडल्स हैं जिसके जो हमारे इन्हीं जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे एंड दैट क्रिएट द सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर क्या है, देर आर वेरियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल डिफाइन एंड डिज़ाइन विच आर फॉलोड ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। कई मॉडल्स हैं, इसमें फेजेस वही होंगे जो हमने अभी पढ़े हैं SDLC के अंदर, बट उनको उन्होंने अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट यूज़ किया है। ठीक है, तो दीज मॉडल्स आर ऑल्सो रेफर एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल। ठीक है, हर प्रोसेस मॉडल जो है वो फॉलो करेगा सीरीज ऑफ स्टेप यूनिक टू इट्स टाइप्स टू इंश्योर सक्सेस इन द प्रोसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हर कोई जो मॉडल है वो अपने खुद के स्टेप्स फॉलो करता है, यूनिक तरीके से फॉलो करता है, और ये इंश्योर करता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो हाई क्वालिटी का बनकर आए और हमारा विद इन टाइम लिमिट बनकर आए, अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट बनकर आए। तो ये मेन पर्पस होता है किसी भी मॉडल का। अब मैं आपको फिर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहती हूँ कि SDLC मॉडल्स बेसिकली SDLC मॉडल्स हैं, तो SDLC के फिजिक्स को तो वो फॉलो करेगा, बट वो अपने अकॉर्डिंग, मॉडल बेसिकली क्या होता है, वो अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ करेगा। जैसे हमारे पास बहुत से टाइप के मॉडल्स होते हैं जो हम SDLC के अंदर पढ़ते हैं, वाटरफॉल मॉडल, आइटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल, V मॉडल, बिग बैंग मॉडल, अदर, ये हमारे सारे मॉडल्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, प्रोटोटाइप मॉडल। तो दीज आर द मॉडल्स दैट वी कैन स्टडी इन SDLC बहुत डिटेल में। बट हम अभी जो कवर करने वाले हैं दैट इज़ वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मैं लास्ट में कुछ आपके लिए क्वेश्चंस भी लाई हूँ NTA नेट के, जो आपको समझ आए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला मॉडल दैट इज़ वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल जो है वो हमारा 1970 में आया था। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय विस्टन रॉक इन 1970। ये मॉडल के अंदर जो है ना वो सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, मतलब वही जो सारे के सारे फेजेस बने हुए हैं, बट यहाँ पर ये बोला जाता है कि जितने भी हमारे फेजेस हैं या जितने भी स्टेप्स हमने SDLC के अंदर पढ़े हैं वही सारे आपके स्टेप्स होंगे, जिसके अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंड पॉइंट होगा, बट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है इस मॉडल का वो ये कहता है
कि जितने भी फेजेस हैं, जितने भी स्टेप्स होंगे, वो एक के बाद दूसरे परफॉर्म होंगे। कभी भी हम रिवर्स डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकते। जैसे अगर हमने रिक्वायरमेंट जान ली है और रिक्वायरमेंट जानने के बाद हम प्लानिंग फेज़ में आ गए हैं और अब मैं प्लानिंग फेज़ में काम कर रही हूँ, तो मैं दोबारा से रिवर्स किसी की रिक्वायरमेंट जानने के लिए नहीं जाऊँगी। मतलब दैट मीन्स रिक्वायरमेंट के बाद हम प्लानिंग फेज़ में आ गए तो हम प्लानिंग फेज़ पे काम करेंगे, हम दोबारा से रिक्वायरमेंट फेज़ पे काम नहीं करेंगे, चाहे यूज़र की रिक्वायरमेंट चेंज भी क्यों ना हो। नेक्स्ट, अगर हम प्लानिंग से कौन से फेज़ पे आ गए हैं आपका, नेक्स्ट अगर हम फॉर एग्जांपल डिज़ाइनिंग फेज़ पे आ गए हैं तो हम डिज़ाइनिंग से वापस प्लानिंग फेज़ पे नहीं जाएंगे। दैट मीन्स वाटरफॉल, मतलब जैसे पानी एक नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, यानी एक फेज़ से आप दूसरे फेज़ में आ गए, तो आप दोबारा से प्रीवियस फेज़ के अंदर नहीं मूव कर सकते। ये कौन सा मॉडल कहता है आपका, दैट कैन बी सेट बाय द वाटरफॉल मॉडल। तो वेरियस phases of waterfall model are performed one after other and fall like water falling from the sky. That's why it is called a waterfall मॉडल। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वाटरफॉल मॉडल। इसको एक नाम से और बुलाया जाता है कई जगह पर, दैट इज़ लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। ठीक है, लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक फेज़ का आउटपुट दूसरे में के लिए एज अ इनपुट यूज़ हो रहा है। दैट मीन्स हम एक जो फेज़ है उसको हमने यूज़ किया, उसका जो रिज़ल्ट आया वो दूसरे फेज़ के पास आ गया, फिर दूसरा फेज़ का जो रिज़ल्ट आएगा वो तीसरे के पास आएगा, और हम रिवर्स डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकते। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ वाटरफॉल मॉडल। ये 1917 में आया था, 1970 में आया था। ठीक है, इस मॉडल की एडवांटेज क्या है आपकी, इट इज़ अ लीनियर मॉडल, इट इज़ अ सिंपल वन, ईजी टू एक्सप्लेन, stages and activities are well defined, verification at each stage ensure earlier detection of error and misunderstandings। ठीक है, widely used, ये क्या है इसकी, these are the advantages of waterfall model। limitations क्या कह सकते हैं इसकी, अगर मैं इसका आपको वो बताऊं कि किस तरीके से बना होगा, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ है तो उससे हम किस फेज़ के ऊपर आ जाएंगे, वी कैन गो ऑन द प्लानिंग फेज़। ठीक है, प्लानिंग फेज से हम किसके ऊपर जाएंगे, वी गो फॉर द डिज़ाइनिंग। हम इस तरीके से जाएंगे। वाटरफॉल मीन्स हमारा जो हमारा फेज़ है वो एक से अगर दूसरे पे आ गए तो हम वापस रिवर्स नहीं जा सकते हैं। दैट इज़ अ बेसिकली किसके अंदर होता है आपका वाटरफॉल मॉडल, एंड दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। ठीक है, लिमिटेशन वाटरफॉल मॉडल की सबसे बड़ी बात कि अगर हम एक फेज़ से दूसरे फेज़ में आ गए हैं तो प्रीवियस फेज़ के ऊपर हम मूव नहीं कर सकते। तो अगर कभी भी कुछ रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो हमारी दोबारा से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि हम एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में आ चुके हैं। तो साइकिल टाइम टू लॉन्ग, यूज़र फीडबैक नॉट अलाउड, क्योंकि यूज़र फीडबैक अलाउ होगा तो हमें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ नॉट अलाउड इन द वाटरफॉल मॉडल। वी कैन नॉट गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जैसे मैंने अभी बताया। इफ़ देर इज़ एनी मिस्टेक और एरर इन एनी फेज देन वी कैन नॉट मेक गुड सॉफ्टवेयर, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया है। अगर हमने डिज़ाइनिंग में देख लिया और हम कोडिंग कर रहे हैं, इस समय हम कोडिंग फेस में आ गए और हम एनालाइज कर रहे हैं कि डिज़ाइनिंग में कुछ चेंजेस होने चाहिए, बट हम वो परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम वो वाटरफॉल मॉडल अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, एंड दैट वाटरफॉल मॉडल अप्रोच ये कहती है कि हम एक फेज से अगर दूसरे में आ गए तो हम रिवर्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोटोटाइप मॉडल। अब वाटरफॉल मॉडल की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो मैं अभी बता चुकी हूँ कि हम यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ उस सिचुएशन में हमने एक नया मॉडल डेवलप किया, दैट इज़ व्हाट प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल ये कहता है आपका कि बेसिकली जो हमारी लिमिटेशन है हम वाटरफॉल मॉडल की वो हम ख़त्म कर रहे हैं, और प्रोटोटाइप मॉडल का बेसिक यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर कि हमें यूज़र रिक्वायरमेंट जो है वो पहले से क्लियर ना हो। ठीक है ना, द बेसिक आइडिया इज़ दैट इंस्टेड ऑफ फ्रीजिंग द रिक्वायरमेंट बिफोर अ डिज़ाइन एंड कोडिंग, हम क्या कर रहे हैं, हम यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूछ रहे हैं, हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, यूज़र को दे रहे हैं, यूज़र उसे यूज़ करेगा, फिर चेक करेगा, अगर उसमें कुछ चेंजेस होंगे वो हमें बताएगा, फिर हम उसमें चेंज करेंगे। तो यानी हम क्या करें, यूज़र की रिक्वायरमेंट को ले रहे हैं, उसे चेंज कर रहे हैं, फिर उसको प्रोवाइड करें। तो जो हम एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाकर यूज़र को दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर प्रोटोटाइप। ये जो प्रोटोटाइप है वो क्या है आपका, दैट सॉफ्टवेयर दैट वी गिव टू द कस्टमर्स और यूज़र, सो दैट हम उसकी रिक्वायरमेंट को समझ पाएँ। पहले उसको भी नहीं पता कि उसको किस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना है, बट अगर हम उसको एक सॉफ्टवेयर दे देते हैं बनाकर, फॉर एग्जांपल एक रफ स्केच बनाकर उसको दे दिया, एक रफ सॉफ्टवेयर हमने उसको बना के दे दिया, फिर वो उसे यूज़ करेगा, उसे लगेगा नहीं इसमें ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए, फिर वो हमें देगा, फिर हम उसे यूज़ करेंगे, फिर यूज़र को वापस करेंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा छोटा सा सॉफ्टवेयर जिसको हम बनाकर यूज़र को दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर प्रोटोटाइप।
ठीक है ना। तो हम क्या करें, इसके लिए हमें यूज़र की रिक्वायरमेंट पहले पता होनी ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे यूज़र उस प्रोटोटाइप को यूज़ करेगा उसे समझ आता रहेगा कि उसे क्या क्या चाहिए और वो उस तरीके से उसको यूज़ करता रहेगा। प्रोटोटाइप अप्रोच ना दो तरीके से होती है, एक होती है थ्रो अवे, ठीक है, और एक होती है एवोल्यूशनरी। ठीक है, थ्रो अवे जो अप्रोच होती है वो ये कहती है कि अगर हमने एक प्रोटोटाइप बनाया, प्रोटोटाइप क्या होता है, एक डमी सा सॉफ्टवेयर जो हमने क्यों बनाया है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द यूज़र रिक्वायरमेंट, हम यूज़र रिक्वायरमेंट को समझ पाएँ। तो हमने क्या करा, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है इसको हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। अगर यूज़र की सारी रिक्वायरमेंट जानने के बाद हम इसी सॉफ्टवेयर को एज अ यूज़र को फाइनल प्रोडक्ट सबमिट कर दें तो वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज़ कॉल्ड योर इवोल्यूशनरी। ठीक है, और अगर हम क्या करें, इस सॉफ्टवेयर को हटा दें और सिमिलरली जो रिक्वायरमेंट जानने के बाद एक नया सॉफ्टवेयर बनाकर हम यूज़र को प्रोवाइड कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड योर थ्रो अवे। थ्रो अवे का मतलब क्या होता है कि हम इस सॉफ्टवेयर को थ्रो करके हम एक इसी जैसा सिमिलरली सॉफ्टवेयर बनाकर नई चीज़ उसको दे रहे हैं। तो ये प्रोटोटाइपिंग का कॉन्सेप्ट होता है। प्रोटोटाइपिंग बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक स्मॉल सॉफ्टवेयर, डमी सॉफ्टवेयर, सो दैट हम यूज़र की रिक्वायरमेंट को समझ पाएँ। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप, ठीक है, जो क्या करेगा, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग होता रहेगा, जो हमारी यूज़र की रिक्वायरमेंट को समझेगा और जो ये समझ पाएगा कि एक्चुअल में यूज़र चाहता क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रफ डमी सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे और जो हम यूज़र को प्रोवाइड करेंगे। तो बाय यूजिंग दिस प्रोटोटाइप द कस्टमर कैन गेट एक्चुअल फील ऑफ द सिस्टम, उसको समझ आएगा कि वो क्या चाहता है। सिंस द इंटरेक्शन विद प्रोटोटाइप कैन इनेबल द यूज़र टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिज़ायर सिस्टम, की उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझने में आसानी होती है। तो एडवांटेज क्या है इसमें, कि इसमें यूज़र की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी, जो हमारा कस्टमर है वो समझ पाएगा। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, सूटेबल होगा। जब हमारे पास बहुत लार्ज सिस्टम है जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट पहले से क्लियर नहीं है तो वहाँ पर हम किस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द प्रोटोटाइप मॉडल। डिसएडवांटेज क्या है, यूज़र में नॉट वांट टू डिस्कार्ड द प्रोटोटाइप बिकॉज ऑफ कॉस्ट एंड टाइम कंस्ट्रेंट, तो वो दोबारा से नहीं बनवाना चाहता, वो उसी को यूज़ कर लेता है। ठीक है, एनालिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है क्वालिटी के ऊपर। प्रोटोटाइप की कॉस्ट जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर वाटरफॉल। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि कई बार यूज़र समझ ही नहीं पाता कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द प्रोटोटाइप मॉडल। नेक्स्ट आता है हमारा स्पाइरल मॉडल। तो एनटीए नेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पाइरल मॉडल डेवलप्ड बाय विच पर्सन, या कह सकते हो साइंटिस्ट का नाम। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो स्पाइरल मॉडल को डेवलप किया था बेरीबॉम ने 1988 में। ठीक है, ये एक तरह से हमारा एक इवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है जिसके अंदर हमारे पास आइट्रेटिव नेचर होता है। इसका आइट्रेटिव नेचर का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हम अपनी जो काम है उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं। स्पाइरल मॉडल का मेन पर्पस क्या होता है, टू फाइंड द, या कह सकते हो टू एनालाइज द रिस्क, कि हमारे किसी भी एक्टिविटी में कितना रिस्क है, ये फाइंड करने के लिए हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, वी कैन यूज़ द स्पाइरल मॉडल। तो इट प्रोवाइड द पोटेंशियल फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीमेंट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। स्पाइडर जो हमारा स्पाइरल मॉडल होता है ये मेनली क्या करता है, एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करता है और उसमें से रिस्क फैक्टर फाइंड करता है कि क्या रिस्क फैक्टर है। तो स्पाइरल मॉडल को हम जो कैटेगरी में 6 टास्क में डिवाइड किया है, पहला क्या होता है, कस्टमर कम्युनिकेशन। दिस टास्क रिक्वायर टू इस्टेब्लिश इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द डेवलपर एंड द कस्टमर। फिर प्लानिंग होता है, प्लानिंग में हम रिसोर्सेज, टाइम लाइनिंग एंड अदर प्रोजेक्ट। फिर यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पाइरल मॉडल का मेन पर्पस होता है दैट इज़ रिस्क एनालिसिस। तो इसमें हम टेक्निकल और मैनेजमेंट और हर टाइप के रिस्क को एनालाइज करते हैं। फिर क्या होता है, इंजीनियरिंग। दिस टास्क रिक्वायर टू बिल्ड वन और मोर प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज जिसमें हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं एंड देन ट्रेनिंग करते हैं। लास्ट में हम कस्टमर का फीडबैक जानते हैं सो दैट हम समझ पाएँ कि कस्टमर की क्या फीडबैक है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से ये हमारा कौन सा मॉडल होता है, दैट इज़ स्पाइरल मॉडल। ये हमारा स्पाइरल मॉडल होता है जिसमें हमारे पास अलग अलग क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं और इसमें ये सारे फेजेस हमारे परफॉर्म होते हैं और रिस्क एनालिसिस डिफाइन होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया, अल्टरनेट सॉल्यूशन डिफाइन किया, फिर आइडेंटिफाई द रिस्क कि रिस्क का क्या है, फिर डेवलप किया नेक्स्ट वर्जन, फिर रिव्यू किया, फिर दोबारा से क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे। इस मॉडल को हम एक चीज़ और कहते हैं दैट इज़ विन विन स्पाइरल मॉडल। विन विन स्पाइरल मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कस्टमर और डिज़ाइनर ना डेली इंटरेक्ट करते हैं। तो होता क्या है कि वो रिस्क एनालिसिस बताते हैं,
फिर वो क्या करते हैं, दोबारा से डेवलप करेंगे। तो अगर हम पहले दिन में जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ तो कस्टमर को ये लगता है कि भाई उसका कोई ना कोई काम, उसका कुछ काम तो परफॉर्म हुआ है, सॉफ्टवेयर बनाने में कुछ काम परफॉर्म हुआ है। और जो डिज़ाइनर है उसको लगेगा कि उसका अपना आज का काम कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विन विन। अकॉर्डिंग टू द कस्टमर उसको ये लगेगा कि उसका काम चल हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइनर उसे लगेगा कि उसने आज अपना जो काम है वो करके दिखा दिया है, अकॉर्डिंग टू जो यूज़र है उसकी रिक्वायरमेंट को समझ पाया है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ विन विन स्पाइरल मॉडल। ये हमारा जो था वो तीनों मॉडल्स थे। पहला वाटरफॉल मॉडल, दैट इज़ प्रोटोटाइप मॉडल, एंड लास्ट वन इज़ स्पाइरल मॉडल। ठीक है, तो इस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे आपका यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें से एक क्वेश्चन, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन आ रखा है एनटीए नेट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं है। तो अगर हम बात करें लीनियर सिक्वेंशियल, दैट इज़ वाटरफॉल, प्रोटोटाइप मॉडल भी होता है आपका, स्पाइरल मॉडल होता है, बट कोकोमो मॉडल इज़ नॉट योर सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, इट इज़ अ कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। ठीक है ना, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, दैट इज़ डी। इसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स है फॉलोइंग स्टेजेस। तो इसमें से कौन कौन सी स्टेजेस होती है, तो उसको देखा जाए तो पहली क्या होगी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन उसके बाद क्या होगी, डिज़ाइनिंग, फिर उसके बाद कोडिंग, एंड देन लास्ट वन टेस्टिंग। तो अकॉर्डिंग टू दिस तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज़ सी। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन इस तरीके से आ रखा है आपका कि हमारे पास ये कुछ जो है हमारे मॉडल्स के नाम दे रखे हैं, देन उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। तो जैसे कोड एंड फिक्स मॉडल, तो कोड एंड फिक्स मॉडल कौन सा होगा आपका, तो अगर मैं इनमें से देखूं तो कोड एंड फिक्स क्या होता है, राइट कोड एंड डीबग एंड रिपीट। तो दैट मीन्स इसका क्या होगा, ये वाला। अगर हम स्पाइरल मॉडल की बात करें तो मैंने भी बताया था रिस्क एनालिसिस, जहाँ पर भी रिस्क की बात होगी तो वो कौन से वाले मॉडल में होगी आपकी, दैट इज़ स्पाइरल मॉडल। तो एक्सेसिंग रिस्क एट ईच स्टेप, डू मोस्ट क्रिटिकल एक्शन फर्स्ट। तो दैट मीन्स इसका क्या हो गया, ए। इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा स्मॉल सा प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, फिर उसके अंदर चेंजेस करते हैं। तो दैट मीन्स दिस इज़ योर बी। देन उसके बाद वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, वाटरफॉल मॉडल स्टैंडर्ड मॉडल होगा आपका। एंड स्टेज मॉडल क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, सेवरल स्टेजेस डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनेगा, आई थिंक ए। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनेगा दैट इज़ ए। तो ये हमारा आंसर बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अगर हमें समझ आ जाता है कि हमारा क्या क्या टॉपिक है और कैसे बेसिक, अगर हम बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं तो हमारे पास किसी भी टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किए थे उसमें हमने पढ़ा था HDLC क्या है, उसके मेन फेजेस कौन कौन से होते हैं जो हम जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्लानिंग, फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग, देन कोडिंग, टेस्टिंग, उसके बाद डिप्लॉयमेंट जिसे हम कहते हैं या इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, लास्ट वन इज़ मेंटेनेंस। उसके बाद हमने पढ़ा था इन्हीं फेजेस को यूज़ करके हमने कुछ मॉडल्स बनाए हैं, मॉडल्स जिसमें हर किसी मॉडल की अपनी खुद की यूनिक क्या होती है, कह सकते हैं यूनिक कंस्ट्रेंट्स फॉलो करते हैं। जैसे वाटरफॉल मॉडल ये कहता है कि मैं एक फेज़ के बाद नेक्स्ट फेज़ पे अगर हम आ गए तो हम रिपीट रिवर्स नहीं कर सकते। प्रोटोटाइप मॉडल ये कहता है हमारा कि अगर हमने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे और वो हम यूज़र को देंगे सो दैट यूज़र कैन आइडेंटिफाई द जो भी उसका जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आइडेंटिफाई कर पाए और हमें बार बार बताता जाए। स्पाइरल मॉडल जो है वो रिस्क एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, वो हर फेज़ के अंदर रिस्क चेक करता है एंड देन उसके बाद नहीं दोबारा से उसको रिपीट करता रहता है जब तक कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट ना बन जाए। तो दीज आर द मॉडल्स। आई होप सबको जो मैंने आज पढ़ाया वो समझ आया हो। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और थैंक यू सो मच for your valuable time. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.